सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। अत्यंत हर्ष के साथ आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आज मुझे बेलोना नरखेड़ जिला नागपुर में आज मेरा आगमन हुआ है। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में कई बार मेरा आना हुआ है, लेकिन बेलोना में मैं आज प्रथम बार आई हूँ और गंगाडो में आज मेरा प्रथम आगमन हुआ है और आप सभी के इतने सम्मान और प्यार जो मुझे आज यहाँ पे मिला है, मैं उसे पाके काफी अभिभूत हूँ। और शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती होगी, या आप सभी को आ रही है समझ में हिंदी? सभी लोगों को आ रही है समझ में हिंदी? क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है तो इसलिए मैं हिंदी भाषा में बात करूंगी आप सभी से। मुझे और इसके साथ और भी एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पे अखिल भारतीय गणना पार्टी का आज बैनर का उद्घाटन हुआ है एवं इस ग्राम के समस्त युवा शक्ति मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। मेरे साथ काम मतलब जुड़ के काम करने का मकसद यह है कि चूंकि अखिल भारतीय गौंडवाना पार्टी सदैव ही आदिवासियों, एसटी, एससी के हक एवं अधिकार के लिए लड़ती आई है। आप सभी लोग मेरे पिता स्वर्गीय लिंगोवासी मनमोहन शाह भट्टी से अच्छे से वाकिफ होंगे। आप सभी लोग जानते थे, शायद कुछ लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे पिताजी मनमोहन शाह भट्टी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नेता के नाम से जाने जाते थे। एक अकेला आदिवासी नेता मध्य प्रदेश में था जो हमेशा आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो कभी किसी के सामने ना झुके हैं, ना रुके हैं, ना टूटे हैं। अगर आप आज भी गूगल में उनके बारे में अगर जानेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो कभी किसी पार्टी के सामने भी नहीं झुके हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आए उनके सामने कि उनको ऐसा मौके दिए गए बहुत सारे कि आप पार्टी में आइए, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में आइए जहां पे आपको विधानसभा की टिकट दी जाएगी, जहां आपको लोकसभा की टिकट दी जाएगी, जहां आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आपको राज्यसभा में पद दिया जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी कभी सत्ता के लोभ में आगे नहीं बढ़े। वो हमेशा आदिवासियों के लिए काम करना चाहते थे। और जिस तरीके से हम लोग अभी देश की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मंच में उपस्थित मेरे कांग्रेस के भाई बंधु या मेरे भाजपा के भाई बंधु बैठे हो तो आप लोग कृपया करके बुरा ना माने, लेकिन मैं यहाँ पे सत्य कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा पहली बार आज मैं यहाँ की जनता से बात करने के लिए आई हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में हम ना ही सिर्फ हम महाराष्ट्र की बात करें, हम पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं शुरू से हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के साथ, हमारे साथ लगातार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए हमको अधिकार, उसका भी हनन हो रहा है। आजादी के लगभग 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अगर सबसे ज्यादा शोषित वर्ग कोई है तो वो है आदिवासी समाज, एसटी, एससी वर्ग। और अगर मैं अभी बात करूं ओबीसी वर्ग की, तो अभी एसटी, एससी के साथ ओबीसी वर्ग भी अभी यहाँ पे प्रताड़ित है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चला होगा। मुझे महाराष्ट्र का तो नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए जो पंचायत में जो आरक्षण थे वो खत्म कर दिए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर था। तो हो भी सकता है कि महाराष्ट्र में भी वही नियम लागू होगा। हाँ, तो ओबीसी का जो अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, उनका पंचायत के चुनाव में आरक्षण खत्म कर देना, ये बहुत ही गंभीर एवं चिंता का विषय है कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है और हमारे अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। आरक्षित सीटों से
जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं विधानसभा लोकसभा में, मेरी बातों को थोड़ा गौर फरमाना आप सभी लोग। आरक्षित सीट का अर्थ आप सभी लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे ये एसटी सीट है विधानसभा, यहाँ पे एक एसटी, एक आदिवासी वर्ग से ही व्यक्ति विधानसभा चुन सकता है, विधानसभा लड़ सकता है, आप लोगों की मुद्दों की बात कर सकता है। यह आरक्षित सीट है ये विधानसभा, जहाँ तक कि मेरी जानकारी में आया है। आरक्षित सीटों से चुन के जाते हैं विधानसभा लोकसभा में लोग, हमारे प्रतिनिधि, लेकिन हम देखा जाए तो वहाँ पे हमारे जल, जंगल और जमीन की किसी तरीके से बात नहीं होती है। इस बात में पूरी सत्यता है कि लगभग मुझे इस आंदोलन से जुड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय अच्छे से देना चाहूंगी। क्योंकि मेरे पिताजी एक आदिवासी नेता थे, उनका निधन अभी 1.5 साल पहले हुआ है। 2 अगस्त 2020 को हॉस्पिटल में एक षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया। उनके जाने के बाद, चूंकि मेरे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं सिविल जज की तैयारी कर रही थी, मेरा बस इंटरव्यू ही बाकी रह गया था। मैं एक नौकरी में जाने वाली थी जज की, लेकिन अचानक से मेरे पिताजी के निधन होने के बाद मुझे इस आंदोलन में आना पड़ा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था कि मेरे पिताजी ने जो 20 वर्ष आदिवासी समुदाय के लिए जो संघर्ष किया है, वो आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा। और अगर मैं मैदान में नहीं आती तो हो भी सकता है कि जो आज गोंडवाना क्रांति दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई दी होती। जो आज आपको इस गांव में दिखाई दे रही है गोंडवाना क्रांति, शायद वो नहीं दिखाई देती, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। एक तरीके से बोला जा रहा था कि तीसरी शक्ति का अंत हो गया है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर हम यहाँ की दूसरे स्टेट की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र में तो और भी शक्तियाँ हैं, और भी पार्टीज हैं। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भाजपा कांग्रेस के अलावा एक और विकल्प होता है, जो कि है गोंडवाना पार्टी। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन होना सभी की एक तरीके से उम्मीदों का टूटना था। लेकिन मैंने मेरे पिताजी के जाने के बाद ये कार्यभार संभाला, और बहुत ही अच्छे से संभाला, और बहुत ही पवित्र मन के साथ मैं इस आंदोलन में जुड़ी। और जैसे जैसे मैं आप लोगों के बीच मेरा आना जाना हुआ, क्योंकि मैं लगातार पापा के साथ रही हूँ, तो मुझे जानकारी रहती थी कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, किस हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और लगातार वो 20 वर्ष इसी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। आज अगर हमें गोंडवाना का इस तरीके से रूप दिखाई दे रहा है, जैसे कि आज मुझे नारी शक्तियां जो एक पीली क्रांति की तरह मुझे दिखाई दी है, मैं बहुत खुश हूँ आप सभी लोगों के इस तरीके सहयोग से। मैं वाकई में कहूँगी तो मेरी आत्मा तक इसमें खुश हो गई है देखकर कि आज जो आप लोगों में जो इस तरीके से मुझे लगन दिख रही है, यकीनन माना कि कल अच्छा नहीं था, कल से बेहतर आज है, और आज से बेहतर कल होगा। क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी लोग मेरा इसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और मैं आप यहाँ पे उपस्थित समस्त मेरी युवा शक्ति सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर का आज उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया कि मेरे पिताजी का मकसद हमेशा आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लड़ना था, उसी तरह मेरा भी यही मकसद है। मैं लगभग 1.5 साल मुझे हो गए इन आंदोलन में जुड़े हुए, और मैं लगातार आदिवासी वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग की लड़ाई लड़ रही हूँ। क्योंकि देश की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, रोजगार कितनी कम परसेंटेज में आ चुका है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की आप कंडीशन देख लीजिए,
सरकारी नौकरियां लगभग खत्म होने पर आई है। क्या मैं सत्य कह रही हूँ? सरकारी नौकरियां लगभग खत्म होने पे आई है। एक वक्त आएगा जब शिक्षक विभाग खत्म हो जाएगा, सारे सिस्टम खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे आधुनिकीकरण के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आधुनिकीकरण के नाम पे आदिवासियों की जमीनें छीने जा रही है, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है और आप लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। उसका मतलब ये रहता है कि आप लोगों को आपकी जमीनों से बेदखल करते हैं और आप लोग दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आप लोग और हम लोग क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये हमारे बीच के लोग हैं जो निकल के जा रहे हैं गांव से, दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, हर प्रदेश की यही कहानी है। महाराष्ट्र में भी तकरीबन 30 से 40% पॉपुलेशन आदिवासी की होनी चाहिए। कितनी है? 15%, 20, 15%, 15% के करीब आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं आज महाराष्ट्र में। 15% लोगों से अगर आप जाके मिलेंगे तो उनमें से 5% आप लोगों को नहीं मिलेंगे। 7%, ओके। इस जिले में ओके, टोटल महाराष्ट्र में 25 सीटें रिजर्व होने का मामले 7%। ओके ओके। 7 to 10%, 7 से 10% के करीब आदिवासी लोग आज यहाँ पे निवास कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और आज हम लोग जहाँ की पावन भूमि में खड़े हैं वो टोटल एसटी बेल्ट है। यहाँ पे टोटल आदिवासी लोग निवास करते हैं। और बहुत ही ताजुब की बात है कि यहाँ के हक और अधिकारों की मैं बात करूँ तो हालांकि मुझे महाराष्ट्र से ऐसी कोई शिकायतें सुनने को नहीं मिलती है, जितना मुझे यूपी से फ़ोन आते हैं, जितना मुझे केरला साइड से फ़ोन आते हैं, उतनी ज़्यादा समस्या महाराष्ट्र में यहाँ पे नहीं है। हो भी सकता है कि आप लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा जागरूक है हर चीज़ों के लिए, अपने धर्म और अपनी संस्कृति। जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र में आके देखती हूँ, मैं अभी भी रास्ते में मैंने आके देखा कि हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति मुझे मिली, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति मिली। यहाँ की जो युवा शक्ति बिरसा मुंडा जो यहाँ पे लगातार काम कर रही है, हमारी धर्म संस्कृति को सहेजने का जो काम कर रही है, भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार देके गए हैं उसको सहेजने का काम जो लगातार किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है। और भविष्य में हम लोगों का बहुत बड़ा एक प्लानिंग चल रही है कि हम लोग किस तरीके से अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को तीसरी शक्ति के रूप में उतार सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये तीसरी शक्ति के रूप में है, यूपी में तीसरी शक्ति के रूप में है, अन्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे भी तीसरी शक्ति के रूप में है। महाराष्ट्र में अन्य कई छोटे छोटे दल हैं जिनका यहाँ पे काफी ज्यादा वर्चस्व है और जो आपके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समाज वालों के साथ खड़े होना है तो दरवाजे हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के लिए। मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। अगर हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, चूंकि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आरक्षित सीटों से चुन के जरूर विधानसभा लोकसभा में लोग पहुंचे हैं, लेकिन हमारे हक और अधिकारों की बात करने के लिए वहां पे कोई खड़ा नहीं होता है। बात सिर्फ आधुनिकीकरण की जाती है। आज भी आदिवासियों के कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनको उनके जमीनों के पट्टे आज भी नहीं मिले हैं। आज भी ऐसे कई गांव हैं, हमारे कई आदिवासी परिवार बुजुर्ग ऐसे गांवों में निवास करते हैं जहां पे आज तक बिजलियां नहीं पहुंच पाई है। आप सभी लोगों की जानकारी में बिल्कुल ये बातें होंगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ और पहली बार पहुंची हूँ तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समस्याओं से वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आदिवासी एसटी एससी मुद्दों के बारे में आप लोगों से बिल्कुल और खुल के बात कर सकती हूँ। और मैं सिर्फ एसटी एससी मुद्दों के बारे में ही क्यों बात करूँ, हम लोग भारत देश में निवास कर रहे हैं जहाँ पे हर धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं। आज भारत की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, लोगों को उनकी संस्कृति से अलग किया जा रहा है, मुस्लिम वर्ग से तक उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जबकि उनकी जनसंख्या भी काफी अधिक होने के बावजूद भी
उनको उनकी संस्कृति से वंचित किया जा रहा है। ये एक तरीके का आक्रमण है जो अभी शुरुआत हुआ है, इसको रोकना है। हम सभी छोटे छोटे समुदाय संगठनों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी समुदाय को बढ़ावा दे रही हूँ या किसी संगठन को बढ़ावा दे रही हूँ, लेकिन कर्नाटका स्टेट में जो एक मुस्लिम छात्रा के साथ जो व्यवहार हुआ है कि आप हिजाब पहनकर ही स्कूल में जाएंगी तभी आपको पढ़ाई मिलेगी, उसे दो चीजों में से किसी एक को चुनना था। या तो आप अपनी संस्कृति को चुन लीजिए या तो आप अपनी शिक्षा को चुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऑर्डर दिया गया कि जो अपनी संस्कृति को जिस तरीके से मानना चाहते हो मान सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं कर सकती है कि आप स्कूल में हिजाब पहन के जाएंगे या नहीं जाएंगे। लोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस लड़की को लगातार प्रताड़ना देना, 100-150 की भीड़ में इकट्ठे उस लड़की को घेरना, ये बहुत ही अपमानजनक है। क्योंकि वो एक लड़की है और मैं उस लड़की के साथ खड़ी हूँ, और उसने जो वहाँ पे जो हौसला दिखाया है मैं उसकी भी सराहना करती हूँ। क्योंकि हम सभी लोग, हमारे सभी समुदाय में नारी शक्ति बहुत अव्वल है। हमारी चाहे आदिवासी संस्कृति की बात करूं चाहे हिंदू संस्कृति की बात करूं, नारी शक्ति को सबसे प्रथम रखा गया है। हमारे यहाँ नारी शक्ति को पूजा गया है, और नारी शक्ति ही एक ऐसी है जो इतिहास रच सकती है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप सभी लोग मेरे साथ एक इतिहास रचने को तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पीली क्रांति जो मुझे दिखी है ये व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्या आप सभी लोग मेरे साथ एक पीली क्रांति के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप सभी लोग मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि हम लोग लगातार इसी तरह हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए लड़ाई करते रहे। माना कि हम लोग अभी सत्ता में नहीं हैं, लेकिन संगठन में वो ताकत होती है, अच्छों को झुका देती है। वो संगठन में ताकत होती है, और हमारे आदिवासी समुदाय में गजब का संगठन में एकता देखी गई है। हमारे में गजब की एकता देखी गई है। वो एक कहावत है कि आदिवासी लोग एक तो आगे आते हैं नहीं, आदिवासियों में एकता ज़्यादा देखी जाती नहीं है, लेकिन अगर आदिवासी लोग सामने आ जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है। ये बहुत सारे उदाहरण हुए हैं देश में। हमारे बिरसा मुंडा जी थे जिन्होंने इतिहास रचा है, रानी दुर्गावती थी जिन्होंने इतिहास रचा है, रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने इतिहास रचा है, दादा मरकाम जी थे जिन्होंने इतिहास रचा है, मेरे पिता मनमोहन शाह बट्टी थे जिन्होंने इतिहास रचा है, और आज मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, एक इतिहास रचने को तैयार हूँ। मैं सभी लोगों को चाहूँगी कि आप सभी लोग मुझे उसमें सहयोग प्रदान करें। यहीं पे मैं अपने विचारों को विराम करूँ।